नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी का लाइट चैप्टर। और लाइट चैप्टर से एनटीपीसी में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये यूथ पब्लिकेशन के तरफ से बुक आता है, जिसमें आप बुक में देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशली बुक बनाया गया है, जिसमें टीसीएस के जो है जितने भी एनटीपीसी के 221 सेट अभी तक हुए हैं सभी का इसमें PYQs दिया हुआ है और साथ में उसका डिस्कशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग डिस्कशन भी देखेंगे और PYQ भी देखेंगे, क्योंकि एनटीपीसी का डेट आज 26 तारीख है। तो आज तो आना बिल्कुल तय है, कल 25 को बोला गया था तो 25 को नहीं आया, तो आज 26 को आना बिल्कुल तय है, ठीक है। क्योंकि एसएससी जेई का सॉरी एसएससी बोला जेई वाला, रेलवे जो जेई वाला उसको उसका दे दिया गया था 24 तारीख को ही डेट दे दिया गया था, तो एनटीपीसी का जाना तय है। तो चलिए हम लाइट चैप्टर को यहाँ पे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो देखिए लाइट चैप्टर इस बुक का पेज नंबर 463 से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं लाइट चैप्टर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट चैप्टर 2024 में एनटीपीसी के सभी एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या बोलते हैं हम। रोशनी पारित हो सके यहाँ पे मतलब क्या हुआ, रोशनी आर पार हो सके। अब रोशनी जिससे आर पार हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी पारदर्शी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाए उसे पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, बस याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। जिस प्रकाश से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं। अब देखिए इसमें तीन चीज आता है, ठीक है। तीन चीज क्या होता है, एक आता है पारभासी, क्या आता है, एक आता है पारभासी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहीं पे समझाते थे। पारभासी लिखा हुआ, पारभासी का मतलब यह हुआ कि आप स्पष्ट रूप से वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं, मतलब स्पष्ट नहीं देख सकते, मतलब थोड़ा बहुत हल्का हल्का देख सकते हैं, वो पारभासी हुआ। पारदर्शी हुआ जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो पारदर्शी हुआ। और जिसमें आप बिल्कुल नहीं देख सकते आर पर, वह हुआ अपारदर्शी। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते यानी हल्का फुल्का देख सकते हैं, तो इसका आंसर पारभासी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पष्ट शब्द हटा देता और ये बोलता कि जिन पदार्थ से होकर वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, तो तब आंसर अपारदर्शी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे चिकना सतह, चिकना कागज हुआ, तो बिल्कुल चिकना कागज है, उसे हल्का फुल्का आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे जो कपड़ा हम लोग खरीदते हैं तो उसमें जो पेपर देता है कितना पतला सा चिकना पेपर आता है, तो उसे हल्का हल्का आर पार देख सकते हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। घिसा हुआ कांच रहता है, घिसा हुआ कांच जो होता है, जैसे हम लोग के पास जो आईना होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो उसको पीछे से अपना घिस लीजिए कोई चीज से, यानी उसका उस पर जो मटेरियल का लेप किया गया उसको हल्का हल्का हटा दीजिए, तो हल्का हल्का ना आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रहता है। पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी में आप जो है वो स्पष्ट रूप से आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से आर पार देख रहे हैं। अपारदर्शी मतलब हुआ कि आप बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते हैं। अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसे आप लोग आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जैसे पेपर हुआ आप आर पार नहीं देख सकते, धातु हुआ, लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, बोला टिंडाल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडाल प्रभाव जो है प्रकीर्णन से संबंधित, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक्चुअली टिंडाल प्रभाव होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, इसमें कोलाइडी बिलियन रखा हुआ है, चाहे बोतल है चाहे बर्तन है, कुछ भी कोलाइडी बिलियन रखा हुआ है। अब कोलाइडी बिलियन क्या होता है, छोटे 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 उसके पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे उसके कण होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे उसके क्या होते हैं, कण होते हैं। तो ये जब छोटे छोटे जो कण होते हैं ये क्या करेंगे, इस पर जब प्रकाश आएगा, तो प्रकाश जैसे मान लेते इधर से आया, तो प्रकाश इधर से आया, तो ये क्या करेगा, अब चारों तरफ प्रकाश को बिखेर देगा। इस पे पड़ेगा तो ये चारों तरफ प्रकाश को बिखेर देगा, ये चारों तरफ सभी कण चारों तरफ प्रकाश को बिखेर देंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं टिंडाल प्रभाव बोलते हैं। अब ये चीज कोलाइडी बिलियन अगर किसी बर्तन में रखा हुआ उसमें हो सकता है, या वायुमंडल में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो ये टिंडाल प्रभाव याद रखिएगा।
ठीक है। टिंडाल प्रभाव जो है जॉन टिंडाल के नाम पे रखा गया था। जॉन टिंडाल के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था और ये बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन जैसा ही है। टिंडाल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडाल प्रभाव कहते हैं। और यही चीज अगर वायुमंडल में हो तो इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रभाव का नाम जॉन टिंडाल के नाम पर रखा गया है। नीला प्रकाश का और लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं भीप जीरो ऐसे आता है और रेड तक आता है। ठीक है, तो जो भीप जीरो यानी वायलेट यानी नीला जो होता है, इसका नीला का क्या होता है, नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है, नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेड का प्रकीर्णन क्या होता है, रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये पॉइंट आप याद रखें। इसलिए जो रेड लाइट है, रेड लाइट का उपयोग हम लोग खतरे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या कुहासा में जो होता है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है ग्रुप डी में। ठीक है, कि कुहासा में क्या होता है कि हम लोग रेड लाइट को देख सकते हैं। रेड लाइट का उपयोग किया जाता है खतरे के लिए। क्यों, क्योंकि रेड लाइट जो है कुहासा में बहुत ज्यादा या प्रकीर्णित नहीं होता है और नीला जो है बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में संचरित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। कैसे, सीधी रेखा में संचरित, है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार का तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है प्रकाश का। क्या होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य इतना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। अब छाया क्या बनती है, छाया क्यों बनेगी किसी प्रकाश का, वह प्रकाश जो क्या करेगा, अपारदर्शी होगा, यानी प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा तो उसका क्या बनेगा, छाया बनेगा। यानी अपारदर्शी वस्तु का हमेशा छाया बनता है। ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा छाया किसका बनता है, अपारदर्शी वस्तु का बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, उसका डिस्कशन दिया हुआ है। तो कोई भी पथ अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ये बस इतना ही याद रखना है। जैसे अपारदर्शी वस्तु उसको बोलते हैं जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, जिसमें पेपर, धातु, लकड़ी इत्यादि आता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको केवल और केवल ध्रुव, इस प्रकाश का जो ध्रुवीकरण है यही इसको साबित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घास का रंग या कोई भी वस्तु जिस कलर का दिखाई देता है वही कलर वह वस्तु क्या करता है, वही कलर वो वस्तु परावर्तित करता है हमारी आंखों के तरफ। अब घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घास जो है हरा रंग, हरे रंग को, प्रकाश को वापिस हमारे आंखों के तरफ परावर्तित करता है, इसलिए घास का रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस साल में ओल रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति सबसे पहले ओल रोमर ने मापे थे 1676 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कितना मापे थे, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये किसमें है, निर्वात में है। ठीक है, और सर्वाधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। या हवा में भी अगर पूछे, वायु में भी पूछे तो यही होगा चाल। लेकिन अगर आपसे और अलग माध्यम में पूछता है, जैसे मान लिए कि आपसे पूछता है कि ये बताइए प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपसे पूछे जल में कितनी होती है तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपसे पूछे तरपाइन के तेल में कितनी होती है तो 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछे कि रॉक साल्ट में कितना होता है तो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बस इतना चार याद रखिएगा, इसी चार से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि 1676 ईस्वी में इन्होंने खोजे और 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर इन्होंने सर्च किया। तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने जाने पर काले रंग का दिखाई देना
क्यों शुरू कर देता है? क्यों? क्योंकि कपड़ा जो होता है वह लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो होता है अगर सभी कलर को अवशोषित कर लेता है अपने ऊपर, अगर सभी कलर को अपने ऊपर अवशोषित, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है तो वह वस्तु काला दिखाई देता है। यानी कोई भी वस्तु जो काला दिखाई दे रहा है, यानी समझिए वो सभी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर चुका है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर रेड दिखाई दे रहा है तो रेड को वह क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, और बाकी कलर को क्या कर रहा है, वह अवशोषित कर चुका है। ये पॉइंट ऐसे होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब तो वर्तमान में हर जगह हटाकर यहाँ पे जो एलईडी लाइट लगा दिया गया है। पहले आप गली में देखते थे वो भेपर जो लगा रहता था, बड़ा सा लाइट जिसमें पीला पीला जो है कलर आता था, पीला पीला लाइट हुआ करता था। उसमें क्या होता था, तो उसमें सोडियम भरा रहता था। क्या भरा था? सोडियम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम भरा रहता, और साथ में उसमें एक और जो है वह अब टंगस्टन के इलेक्ट्रोड भरे रहते थे। दो ऑक्साइड लेपिड टंगस्टन के जो है इलेक्ट्रोड उसमें रहते थे, और वो यू आकार के रहते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और उसमें सोडियम धातु के दाने और अक्रिय गैस भी भरी होती थी। तो एक इसका आंसर ऑप्शन डी सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे आपको छाया याद देखना है, प्रछाया और उपछाया क्या होता है सब। अगर हम लोग छाया की बात करें तो किसी भी वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु का, किसी भी वस्तु का नहीं, अपारदर्शी वस्तु का जो छाया बनता है तो उसे तो हम लोग छाया बनते हैं। लेकिन इस छाया में मान लेते हैं एक किसी आदमी का छाया बना, ठीक है, ठीक है, एक किसी आदमी का एक कोई आदमी है और इसका छाया यहाँ पे ऐसे छाया बन रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये छाया बन रहा है। तो ये जो है ये पूरा को हम लोग छाया बोलेंगे, लेकिन इसका जो बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, बहुत ज्यादा काला होता है। सबसे अधिक काला जो है यहीं पे देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रछाया। और साइड साइड का जो भाग होता है वो थोड़ा थोड़ा उजला होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपछाया। तो अगर किसी कि तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसे स्रोत जहां से पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो, यानी पूरा प्रकाश अवरुद्ध होने का मतलब क्या हुआ, वहां पे काला सबसे ज्यादा होगा। पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जा रहा है तो यानी वहां पे सबसे ज्यादा काला होगा, तो यहाँ पे प्रछाया वाला क्षेत्र होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि हल्का प्रकाश अवरुद्ध हो, यानी प्रछाया के साइड वाला भाग, यानी जो छाया हम लोग का बनता है उसका साइड साइड वाला भाग जहाँ थोड़ा थोड़ा व्हाइट देखने को मिलता है, व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसको हम उप छाया बोलते हैं, तब आंसर उप छाया होगा। लेकिन पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो गया तो बिल्कुल मध्य वाला भाग प्रछाया आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, ठीक है। तो अब डिस्कशन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस हम जो समझाएं समझ लीजिए। 173 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम से प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? किसी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तित करने की क्षमता उसके घनत्व से जो है वह घनत्व से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, प्रकाशिक घनत्व से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित क्वेश्चन से, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला है 174, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है सीवी रमन के बारे में। तो सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही बात है। और इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पे बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनको कभी भी नाइटहुड की उपाधि नहीं दी गई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनको एक और पुरस्कार दिया गया था 1957 में, जिसका नाम है लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। कब? 1957 में दिया गया था सीवी रमन को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन का एक उदाहरण कौन सा? आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण, ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसका, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना बिल्कुल नहीं है, सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म बिल्कुल नहीं, इंद्रधनुष भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, जब सूर्य का प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण है
वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं से क्या होता है, विभिन्न अणुओं से प्रकट, एक सेकंड, विभिन्न अणुओं धूल एवं धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। अब क्या होता है कि नीलाकरण, हम लोग अभी ऊपर पढ़े V और R, ठीक है। R सबसे कम प्रकीर्णित होता है और V वायलेट यानी नीलाकरण सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, अब क्या होता है कि आसमान में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो किसको सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, तो नीला रंग को। किसको, नीला रंग को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आसमान जो है हम लोग का नीला दिखाई देता है। अगर सोचिए, बस इतना सोचिए, एक पॉइंट, अगर सिचुएशन उल्टा होता कि अगर ऐसा कुछ होता पास्ट से कि रेड कलर को ज्यादा यहाँ पे क्या होता, अगर जो धूल के जो कण है वह रेड कलर को ज्यादा प्रकीर्णित करता और वायलेट कलर को कम प्रकीर्णित करता, तो हमारा आसमान लाल दिखाई देता। ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यानी वो नीला कलर को ज्यादा प्रकीर्णित कर रहा है, इसलिए हम लोग का आसमान नीला दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सारा चीज हम लोग समझ चुके हैं ऊपर में। नेक्स्ट हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण कौन सा होता है, गोलीय दर्पण दो होता है, एक होता है अवतल, ठीक है। अवतल मतलब अ से अवतल और अ से अंदर की ओर धंसा हो, तो ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। एक होता है उत्तल, उ से थोड़ा सा उठा हो, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वाहनों को रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का एक गुण होता है कि बड़ा से बड़ा वस्तु को ये छोटा करके दिखाता है। इसलिए अब हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और हमारे पीछे ट्रक चल रहा है, तब भी अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पीछे ट्रक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण को लगा देंगे। अब उत्तल दर्पण क्या करेगा, बड़ा वस्तु को बिल्कुल छोटा करके दिखाएगा, तो इसलिए हम लोग का क्या लगता है, तो इसलिए हम लोग को पता चलेगा कि हम बाइक से भी चल रहे हैं तो हमारे पीछे क्या है, ट्रक आ रहा है, उसमें हम स्पष्ट ट्रक को देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए जो है लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया था। सड़क पे जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं, ठीक है, उसको भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये जो है सड़क है, ये सड़क है और ऊपर लैंप लगा हुआ है, तो लैंप बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, तो ये तो छोटा लैंप होता है, तो इसमें लगा दिया जाता है उत्तल दर्पण। तो क्या होता है, प्रकाश को बिल्कुल यहाँ तक और ऐसे यहाँ तक ये पूरा फैलाता है प्रकाश को, इसलिए जो है वो थोड़ा दूरी दूरी पे लगाने से भी काम चल जाता है। तो इसलिए जो सड़क पे जो लैंप लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान में, नाक में, गले में आंतरिक भागों के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आपको गला संबंधी कोई बीमारी हो जाए या मान लेते हैं आपके दांत संबंधी कोई बीमारी हो जाए, तो आप दांत के अंदर जो है वह कितना छोटा छोटा पार्ट है, डॉक्टर कैसे देखेंगे, तो क्या करते हैं, एक लंबा सा डंडा रहता है, उसी डंडा में छोटा सा गोल अवतल दर्पण लगा रहता है, वो आपके मुंह में घुसाएंगे और देखेंगे दांत में कहाँ से गड़बड़ी है। अब दांत में छोटा छोटा जो कण होता है, छोटा छोटा बीमारी होता है, वो बिल्कुल बड़ा करके आपको उसमें दर्पण में दिखा देगा और आपका इलाज सही हो जाएगा। कान के अंदर कितना छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा हड्डी है, कान के अंदर छोटा छोटा बीमारी है, उसको कैसे देख सकते हैं, तो उत्तल अवतल दर्पण से ही देख सकते हैं। गले में, जैसे एक बार हम, मेरा गला का प्रॉब्लम था तो हम दिल्ली गए थे इलाज करने, तो अब गला के अंदर तो डॉक्टर नहीं देख सकता था, तो एक डंडा वो लिया, ठीक है, और उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ था, वो अंदर गया, घुसाया मेरे मुंह के अंदर, वो बिल्कुल देख लिया स्पष्ट कि इसमें कहाँ क्या है, कुछ नहीं था, बिल्कुल सही था, ठीक है, कुछ नहीं, ओके हो गया, सब चीज सही हो गया। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का गुण क्या होता है, अवतल दर्पण का गुण क्या होता है कि ये जो छोटा से छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, ये अवतल दर्पण का गुण होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो अब मान लेते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण ए हो गया, कौन सा दर्पण, ए हो गया अवतल दर्पण और ए हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पे हम एक ही में आधा आधा करके बना दिए। तब बोल रहा है कि केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु कहाँ पे होगा, किसी भी गोल, ये गोल है तो यहाँ केंद्र बिंदु यही होगा। तो उत्तल दर्पण का केंद्र बिंदु पीछे होता है, अवतल दर्पण का केंद्र बिंदु क्या होता है, आगे होता है। तो केंद्र बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, केवल यहाँ पे बोला कि
परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, अब ए है परावर्तक सतह अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का ए है परावर्तक सतह, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु को हम लोग पी बोलते हैं यानी ध्रुव बोलते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों का रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितना सारा एग्जाम में आया हुआ है, 2021 में ही 3 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, फिर 8 तारीख के एग्जाम में सब आया हुआ, शिफ्ट 1 2 में सब में आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण का बिल्कुल यहाँ पे प्रयोग किया जाता है चालक के पीछे के देखने के लिए। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं कैसे कैसे यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग आवर्धन देख लेते हैं, दर्पण के आवर्धन से संबंधित यानी मैग्निफिकेशन से संबंधित वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है रेखीय आवर्धन, ऑप्शन डी राइट है। एक्चुअली आवर्धन जो है, देखिए यू क्या बतलाता है, यू वस्तु का स्थिति बताता है, भी प्रतिबिंब का स्थिति बताता है, एफ फोकस दूरी बताता है, सी वक्रता त्रिज्या बताता है, ठीक है, पी पोल यानी ध्रुव बताता है। आवर्धन क्या बताता है भाई साहब, आवर्धन यह बताता है, आवर्धन वस्तु की ऊंचाई बताता है, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई से संबंधित है आवर्धन। जो हम लोग को दर्पण फार्मूला पढ़ते हैं, वह वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब किधर बनेगा, किस साइड बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब आवर्धन बताता है। ठीक है, सॉरी ये सब दर्पण फार्मूला बताता है, लेकिन आवर्धन वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग रेखीय आवर्धन के नाम से जानते हैं, या सिंपल आवर्धन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये याद रखिएगा। बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि वास्तविक सूर्योदय से, ठीक है, 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य देखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना देखने को हम लोग को मिलता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले, सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के, वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम लोग को सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। अब इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य के 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना, मानव आंख द्वारा, आंख में जो हम लोग का कोई भी छवि बनता है तो उसको हम लोग कैसे, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन अस्त हुए सूर्य का रंग, ठीक है, लाल होना, ये जो है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा अस्त हुए सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके, प्रकीर्णन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना प्रकीर्णन के कारण होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे उसी का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है। सितारों का चमकना या तारों का टिमटमाना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति के समय के साथ बदलते रहती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, बस ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, ये किसका उदाहरण है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक बाल्टी, बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें रखा जो सिक्का है, ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कोई गिलास है, उसमें हम चम्मच डाले हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से चम्मच थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है,
थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई डब्बा है या कोई ग्लास है, इसमें एक पानी भरा हुआ है और इसमें पेंसिल रखा हुआ है, ठीक है, इसमें पेंसिल रखा हुआ है, मान लेते हैं पेंसिल रखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सभी यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ी कोई लकड़ी, चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देती है। लकड़ी या चम्मच यानी पेंसिल, लकड़ी, चम्मच कुछ भी तिरछी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन होता है। जल के अंदर पड़ी वस्तु, ठीक है, तालाब या नदी के तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आती है। अब कोई तालाब जो होता है उसका वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई नजर आती है, ये भी अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है। आप बाल्टी में पानी रख दीजिए और थोड़ा अब उसको ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं है ये आपको बताना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परिवर्तन तो हम लोग को हीरे में ही देखने को मिलता है, ठीक है, ये तो ये होगा ही। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, ये बिल्कुल इसमें जो है इसका योगदान रहता है। जिसका अपवर्तनांक हाई रहता है उसका जो है आंतरिक परावर्तन ज्यादा होता है, ठीक है। बिखराव, बिल्कुल ये बिखराव करता है। डिस्पर्सन का जो है डिस्पर्सन का गुण इसमें हीरे में देखने को मिलता है। लेकिन हीरे का निम्न अपवर्तनांक बिल्कुल नहीं है, हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए जो है योगदान नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कंडक्टिव, ठीक है, बिल्कुल गर्मी से संबंधित है। रेडिएटिव गर्मी से संबंधित है, और कन्वेक्टिव, ये भी कंडक्टिव और कन्वेक्टिव और रेडिएटिव गर्मी से संबंधित है। लेकिन रेफ्रिक्टिव यानी रेफ्रिजरेटर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी ये ठंडी से संबंधित है। गर्मी के प्रवाह रेफ्रिक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, पारदर्शी मतलब क्या हुआ, प्रकाश आर पार जा सकती है। तो मान लेते हैं ये दो पारदर्शी वस्तु है, एक ए हो गया, एक ए हो गया। अब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, तो तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तिरछी आपातित होने से अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है, तो यह घटना अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। निर्वात के एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात के एक माध्यम में प्रकाश के गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तारे के रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, अब सॉरी अपवर्तन के कारण होता है, माफ कीजिएगा, अपवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य वास्तव में क्षितिज से ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में समक्ष होने के बीच समय अंतर क्या है? तो 2 मिनट का है। और ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण हम लोग को ये घटना देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो माध्यमों के मध्य सीमा का प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? दो माध्यमों के मध्य सीमा पर, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके कारण होती है? तो ये जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इससे भी जो क्वेश्चन आए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु जो है ये बिल्कुल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। या आपसे पूछे ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे भी काम करता है, ठीक है। क्वार्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण कर अर्थात इंडोस्कोपी में किया जाता है। प्रकाशीय तंतु क्या होता है? तो प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंडोस्कोपी में किया जाता है। इंडोस्कोपी क्या होता है? अब मान लेते हैं आपका पेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका पेट है, बिल्कुल यहाँ पे ये पेट है। अब मान लेते हैं
पेट पे यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे जो है यहाँ पे खाना आपका स्टोर हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये अमाशय है, खाना यहाँ पे स्टोर है। अब अमाशय में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अब अमाशय में प्रॉब्लम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अमाशय में कोई प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर तो आंख से देख नहीं सकते, पेट के अंदर का चीज है, तो वो ये आपको करेंगे इंडोस्कोपी। क्या करेंगे, आपका इंडोस्कोपी टेस्ट करेंगे। और जो इंडोस्कोपी टेस्ट करेंगे उसमें क्या होगा, एक पाइप में कैमरा और लाइट लगा रहता है, उसमें प्रकाशीय तंतु होता है, वो आपके मुंह के रास्ते आपके पेट में देखा ले जाया जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे सभी चीजें को यहाँ पे देखा जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंडोस्कोपी। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। और ये किस पे काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मारीचिका के नाम से जानते हैं, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग मृग मारीचिका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे आप समझ सकते हैं कि रामायण में जो जब सीता जी को लगता है कि एक मृग है, हिरन है, लेकिन वो कौन रहता है, वो मारीच रहता है, वो हिरन नहीं रहता। आप उससे रिलेट कर सकते हैं, यानी वो क्या रहता है, वह भ्रम रहता है सीता जी का कि हाँ ये तो मृग है, लेकिन वो क्या रहता है, वो मारीच एक राक्षस रहता है जो रावण का शायद भगीना या मामा रहता है। ठीक है, शायद मामा ही रहता है रावण का। ठीक है, तो वहां से वो मृग बन के आता है, मारीच नाम का राक्षस, तो मृग मारीच का यानी भ्रम होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर भ्रम रहता है पानी होने का। या आप कभी कभी ऐसे देखे हुए कि बहुत ज्यादा जब धूप निकला रहता है और ठीक है, तो आप रोड पे ना चलते होइएगा तो सड़क पे जो पिच होता है वहां पे आपको आगे दिखेगा कि वहां पे पानी लगा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन जब जाइएगा तो वहां कुछ नहीं होगा। तो बचपन में देख कर आदमी दौड़ते दौड़ते जाता था, यहाँ पे पानी कैसे आया, लेकिन जब जाता था तो कुछ नहीं होता था, समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है। अब समझ में आता है कि बिल्कुल यहाँ पे मृग मारीचिका के कारण हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हो रहा है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेंस से संबंधित, अब एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए हुए उसको देख लेते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है वह क्या कहलाता है, वह अवतल लेंस कहलाता है। अब अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, अ से अवतल और अ से अंदर, अंदर की तरफ क्या होता है, पतला होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो उठा हुआ लेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। जब प्रकाश को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रकाश को डैश पे रखा जाता है, ठीक है, जब पर सॉरी माफ कीजिएगा, वस्तु है, जब वस्तु को डैश पे रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में, ठीक है, अभिसरण लेंस में, अब आप सोच रहे होंगे अभिसरण लेंस कौन है, तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक किसमें होगा, तो एक फोकस दूरी पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या उसी की ओर आने वाली किरणें लेंस में अपवर्तित होकर कुछ अब मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, तथा बिंदु की लेंस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये आप याद रखिएगा। एक पतले लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होता है, यानी P बराबर 1/f होता है। और ये जो लेंस का क्षमता होता है मात्रक, उसको हम लोग डायोप्टर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी प्रकाश के अंतर्गत ही आता है। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, और अभिसारी उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है या तो उसमें अवतल लेंस बोल सकते हैं या अभी अपसारी लेंस बोल सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। यानी निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। अतः पास की वस्तु जो होती है वह क्या होता है, साफ, परंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको
इसको इस दोष को दूर दृष्टि दोष के दूर कर इस दोष को इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और जो इसको दोष को दूर करने के लिए अवतल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है लेकिन तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़े कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और इसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चल गया। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं और इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसलिए हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन जो है वह निकट की वस्तु दिखलाई नहीं देता है, इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पीछे बनता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष डैश भी कहा जाता है, तो मायोपिया जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को नाम से हाइपर मायोपिया के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? उसे हम लोग जानते हैं दूर दृष्टि दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव के आंख में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी वर्ड याद रखिए, शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस शब्द किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखिए, कहीं आगे चल के शॉर्ट साइटेडनेस भी केवल लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। जो यहाँ पे जो नीला कलर का जो होता है अंडाकार स्थान वो सबसे अधिक जो है वह अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं 201 का, सॉरी यहाँ पे पीला होगा, यहाँ पे आंसर इसका पीला होगा। ठीक है, मानव के आंख में जो मानव आंख में मौजूद अंडाकार जो पीला क्षेत्र होता है, ठीक है, पीला क्षेत्र जो होता है वही सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र इसका होता है। सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र मतलब क्या हुआ? सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र मतलब हुआ कि जो हम लोग दृष्टि क्षेत्र जो हम लोग का होता है वही सबसे अधिक जो है वहीं तक दृष्टि क्षेत्र सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मानव आंख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। बस इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है, तो आंख की सामंजस्य क्षमता बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि उसके चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे, आगे बनती है तो मायोपिया, पीछे बनती है तो हाइपर मायोपिया, ठीक है, वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट दूर की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है। प्रकाश जो है आंख में कहाँ से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रकाशीय यंत्र से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। किस वजह से? तो इसका ऊर्जा दक्षता के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता के कारण लिया जा रहा है क्योंकि इसमें कम ऊर्जा खपत में ज्यादा प्रकाश देखने को हम लोग को मिलता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह, साधारण बल्ब मतलब वो येलो वाला टंगस्टन वाला, की जगह एलईडी, यानी एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप,
ठीक है। तो ये इसकी ऊर्जा दक्षता की वजह से इसको हम लोग उपयोग में लेते हैं। एलईडी का मुख्य लाभ क्या है? ऊर्जा की बचत में एलईडी का उपयोग किया जाता है। इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाया जाता है। ठीक है, बहुत छोटे आकार के कारण इनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाया जाता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण विकिरण होते हैं। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता है। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में क्या होता है? एलईडी में मरकरी नहीं होता है, इस कारण इसमें के विषैले होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? केवल उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? माइक्रोस्कोप में केवल और केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जीव विज्ञान, शैल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, धातुओं और प्लास्टिक के अध्ययन हेतु किया जाता है, जबकि कार की हेडलाइट और फ्लोरो फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे की पहनने है, क्योंकि तब थिएटर में मूवी देखते समय हम लोग विशेष चश्मा क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है वह 3D चश्मा पहनते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप इस आप जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके कुछ दिन बाद आप देखे होंगे जो है वह एक भगवान राम को एक तिलक लगाया गया था, सूर्य तिलक। ठीक है, यानी सूर्य भगवान से तिलक लगाया गया था। ठीक है, वो एक स्पेशल घटना था। उसमें कैसे यूज हुआ था? उसमें इस पर एक सेकेंड, उसमें इस प्रकार का यंत्र का यूज किया गया था। किस प्रकार का? इस प्रकार का एक यंत्र का उपयोग किया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री पे एक नॉर्मल शीशा लगा दिया गया और यहाँ पे एक 45 डिग्री में नॉर्मल शीशा लगा दिया गया। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश यहाँ पे आया, इससे टकरा के बिल्कुल यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ से टकरा के बिल्कुल यहाँ पे, और इस तरीके से इसको सेटिंग किया गया था कि राम भगवान का जो यहाँ पे जो माथा है उस पे यहाँ पे तिलक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तिलक बिल्कुल जाके वहां पे परिवर्तित हो रहा था, इसी को सूर्य तिलक बोला गया था। ठीक है, तो यही यहाँ पे कंसेप्ट उसमें लागू हुआ था। अब इसका उपयोग और कहाँ पे किया जाता है? तो पनडुब्बी में किया जाता है। अब पनडुब्बी आपको पता है हमेशा पानी के अंदर रहती है, लेकिन पानी के बाहर की स्थिति उसको देखने के लिए क्या करना होता है? तो पनडुब्बी से एक ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसे यंत्र निकलता है, ऐसे यंत्र निकलता है। अरे यार, सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, हमने इसको थोड़ा सा गलत बना दिए। फिर से बनाते हैं। ऐसे यंत्र निकलता है, ये इतना भाग ये पनडुब्बी में रहता है। ठीक है, ऐसे यंत्र निकलता है, ये भाग पनडुब्बी में रहता है और ये भाग पनडुब्बी से बाहर रहता है। यहाँ पे भी लेंस नॉर्मल शीशा और यहाँ पे भी नॉर्मल शीशा लगाया रहता है। यहाँ से मान लेते हैं इधर समुद्र के तल पे, ये समुद्र के ये तल है और ये पनडुब्बी से निकला है। यहाँ पे कोई जहाज है, तो बिल्कुल इस जहाज से यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा और यहाँ जो पनडुब्बी के अंदर बैठे व्यक्ति हैं वो उस प्रतिबिंब को देख लेते हैं। यही यूज होता है पेरिस्कोप पनडुब्बी में भी। ठीक है, तो पेरिस्कोप में एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रक्षेप छिपा रहकर भी यानी पनडुब्बी के अंदर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं। इसे साधारण शीशे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष, इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य की रोशन को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? सूर्य का जो रोशनी होता है उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो प्रिज्म विभाजित करता है। प्रिज्म आप लोग देखे होंगे और ये ऐसा प्रिज्म होता है। यहाँ पे एक व्हाइट प्रकाश जब हम लोग डालते हैं तो इसमें अलग अलग कलर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रकाशित होता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बस इतना ही सारा कंसेप्ट है, जिसमें लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आप याद रखिएगा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रिज्म क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके क्या है? तो इसके तहत जो प्रकाश गुजर रहते हैं वो तीतर बीतर हो जाते हैं, नहीं अलग अलग फैल जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, इसके तहत प्रकाश क्या हो जाता है? तीतर बीतर हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके संघटक वर्णक्रमीय रंगों इंद्रधनुष के रंग बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने के लिए किया जाता है। प्रकाश के परावर्तक अथवा प्रकाश के विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ण क्रम के कौन से रंग, दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो वह बैगनी और लाल जो है वह इसका निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बैगनी से शुरू होता है और लाल पे खत्म होता है, जिसको हम लोग विबजियोर बोलते हैं। VIBGYOR। ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से प्रकाश प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर जल इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की एक सेकेंड जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? सबसे कम कौन सा कम विपथित यानी सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है? तो लाल रंग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन में भी यही है, सब सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है और लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजक न्यूटन थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आइजक न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए जो लाइट चैप्टर था, यहाँ पे लाइट चैप्टर बिल्कुल एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे लाइट चैप्टर से हम लोग उसको समाप्त कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। हम एक प्लान करें कि पॉलिटी को एक लाइव क्लास लें और पॉलिटी को बिल्कुल समाप्त ही कर दें। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लासेज आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।